हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और साथ ही साथ प्री एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। और हम आज के इस एक वीडियो में ही उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास पढ़ डालेंगे और इससे बाहर अभी तक के एग्जाम में शायद ही कोई क्वेश्चन आया हो। इसलिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग जरूर पिछले वीडियो देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं जरूर जाके देखिए। पूरा पीसीएस का प्रीलिम से लेकर मेंस तक का पूरा सिलेबस एनालिसिस किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक परिचय भी दिया जा चुका है एक वीडियो में। और अब ये इतिहास का वीडियो है, पूरे इतिहास का वीडियो है। उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास इसमें कवर किया जाएगा। अगले 1-1.5 घंटे आप लोग कागज और कलम लेकर बैठ जाइए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक का इतिहास कवर किया जाएगा। देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भारतीय इतिहास को देखा जाए तो 3 कालों में विभाजित किया जाता है, 3 खंडों में। वो कौन कौन से खंड हैं? वो खंड है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। लगभग जब से मानव का जन्म हुआ है लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर कहीं कहीं 3000 कहीं 1000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल आता है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, ये 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसका समय आता है। और ऐतिहासिक काल जिसका समय 600 बीसी यानी कि मौर्य एम्पायर के बाद से या वैदिक काल के बाद से अभी तक है। कुछ लोग मौर्य एम्पायर मानते हैं, कुछ लोग वैदिक काल मानते हैं। तो अच्छा, ये तीनों काल में अंतर क्या है? प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल क्या है? इसमें मैं आपको मेन एक अंतर बता दूं, वो ये है प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस यानी कि लिपिबद्ध एविडेंस नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसमें कोई लिखा हुआ चीज प्राप्त हो, यानी कि कोई लिपि या कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ, उसको कहा जाता है प्री हिस्ट्री। ऐसा नहीं, कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त किया जाता इन सारे से। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आता है। पाषाण काल में हम पुरातत्व पाते हैं लेकिन कोई अभिलेख नहीं पाते, कोई लिपि नहीं पाते, इसलिए उसे कहा जाता है प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री उस काल को कहा जाता है जिसका अभिलेख यानी जिसकी लिखी हुई बातें हमें प्राप्त तो होती हैं लेकिन हम उसका अभी तक डिकोड नहीं कर पाए, यानी हम पढ़ नहीं पाए हैं, उसको आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है, प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जब से हमें लिखित साक्ष्य मिले, यानी लिखित साक्ष्य के आधार पर ही इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। तो अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को। आद्य ऐतिहासिक काल में आता है पाषाण काल, जो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल लगभग 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक आता है। मध्य पाषाण काल जो है 10,000 से 600 ईसा पूर्व तक आता है। नव पाषाण काल 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आता है। ये आप डेट सन वाइज रख लीजिए क्योंकि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको तभी समझ पाएंगे हिस्ट्री जब आप समय को समझ पाएंगे। अगला क्या है? पूरा पाषाण काल को भी 3 काल में विभाजित किया जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से लेकर 50,000 बीसी तक, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 बीसी तक और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 बीसी तक पाया जाता है, माना जाता है इसको। अब हम ये जानेंगे, अब तो एक विभाजन हमने जान लिया कि हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री का क्या विभाजन है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा पाषाण काल से संबंधित जो स्थल हैं, जो पूरा तत्व हैं, हमें कहाँ प्राप्त किए हुए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अभी तक क्वेश्चन क्या आए हैं, एग्जाम में अभी तक कौन से क्वेश्चन आए हैं, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं पूरा पाषाण काल में मानव शिकार और भोजन संग्रह का कार्य करता था। ज्यादातर पहले शिकार ही करता था, बाद में पहले शिकार ही करता था, बाद में भोजन संग्रह भी करने लगा। ठीक है, तो ये एक मनुष्य की विशेषता थी। इस युग के अनेक स्थल उत्तर देश में प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण काल है।
और सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है बेलन घाटी। बेलन घाटी देखिए, जो इसमें ये रेड से हाईलाइटेड है, इसका मतलब है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आपको रट लेना है, समझ लेना है, और इससे डायरेक्ट पीसीएस प्री में क्वेश्चन आए। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मुख्य रूप से पीसीएस प्री, आरओ, एआरओ, लोअर वीडियो आज एग्जाम के लिए है। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश विषय से कहीं क्वेश्चन आता है तो इतिहास का क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाना चाहिए। बेलन घाटी दुनिया के प्राचीनतम स्थलों में से एक है, मानव का प्रथम वास माना जाता है। बेलन घाटी में एक तरह से एक प्रश्न आता है कि भारत में सबसे प्राचीनतम स्थल जहां मानववास मिला है वो कौन है, तो बेलन घाटी को माना जाता है। बेलन घाटी के बारे में सुन लीजिए, टोंस नदी की सहायक नदी है बेलन नदी। बेलन नदी एक सहायक नदी है जो कि टोंस की सहायक नदी है, और जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। ये महत्वपूर्ण है, सोनभद्र, इसको आप जानें। और इस बेलन घाटी की विशेषता क्या है कि पूरा पाषाण काल के तीनों कालों का इसमें वर्णन मिलता है, अवशेष मिलता है। तीनों कालों का अवशेष मिलता है इस स्थल पे। पूरा पाषाण काल के तीनों, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, तीनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस जो बेलन घाटी का उत्खनन का कार्य है, उसका वो कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शर्मा जी ने किया है। इसके अतिरिक्त पूरा पाषाण काल से संबंधित और स्थल है, सोनभद्र में ही सिंगरौली है, सिंगरौली घाटी, और वाराणसी के क्षेत्र में चकिया। ये कभी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया महत्वपूर्ण, लेकिन कभी आ सकता है, दिमाग में रखिए। लेकिन बेलन घाटी के बारे में एक चीज एकदम ध्यान में रखिए कि बेलन घाटी एक ऐसा स्थल है जहां पर पूरा पाषाण काल से संबंधित तीनों कालों का अवशेष प्राप्त होता है। अब और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वो है, अब आगे बढ़िए। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश में 3-4 मुख्य स्थल मिले हैं। एक है सराय नहरराय, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। दूसरा है महादाहा, देखिए महादाहा, दा भी बड़ा होगा, हा भी बड़ा होगा, इसमें कुछ गलतियां हो गई हैं, इसमें टाइपिंग में कई बार चीजें नहीं आ पाती हैं, तो एक आध शब्द इधर उधर हो सकते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा आपको। महादाहा, दमदमा, चौपानी मांडो, ये 3-4 ऐसे स्थान है जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। सराय नहरराय, महदाहा और दमदमा तीनों प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तीन के तीनों प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ पर एक अस्थायी, इसमें स्थायी लिख दिया, अस्थायी झोपड़ियां के साक्ष्य मिले, ठीक है। और सराय नहरराय महदाहा, महादेव की गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसको महदाहा है, ठीक है, इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। महदाहा, सराय नहरराय और महदाहा में स्थायी, यानी यहाँ अस्थायी लिखा है, लेकिन ये है एक्चुअल में अस्थायी झोपड़ियों के साक्ष्य मिले, ठीक है। इसके अलावा मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर सराय नहरराय में मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे 14 समाधान मिले, समाधान लिखे समाधान मिले, और 8 गर्त चूल्हे मिले, 8 गर्त चूल्हे और 14 समाधान लिख गया है, इसको ध्यान दे दीजिएगा, ये समाधान, ठीक है। तो 14 समाधान और 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए, ठीक है। ये देखिए यहाँ अस्थायी निवास लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हो गई है, उसको ध्यान दीजिएगा, मैं बताता रहूंगा वैसे। तो सराय नहरराय एक ऐसा स्थल है, प्रश्न आए कि अस्थायी निवास के साक्ष्य पूरा पाषाण काल में कहाँ मिलते हैं, तो उसमें पहला ऑप्शन रहेगा सराय नहरराय, ठीक है। और वो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ जिले। अब एक आता है प्रश्न, युगल समाधियां कहाँ प्राप्त हुई, तो युगल समाधियां महदाहा में प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा आपको कुछ दिन बाद, उसमें आपको दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, महदाहा में प्राप्त हुई, ठीक है। ये हड्डियों से बने बड़े विग्रह लिख गया है, गृह होना चाहिए, और आभूषण भी पहने हुए। दमदमा में 41 समाधान लिख गया, समाधान और कुछ गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। और यहाँ एक बाधा महत्वपूर्ण यह है कि इसमें 3 मानव शव मिले एक साथ। ये क्वेश्चन कई बार आया है, दमदमा में 3 मानव शव एक साथ मिले, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। दमदमा में 3 मानव शव एक साथ मिले हैं, ये प्रश्न आया है। और 5 युगल समाधियां प्राप्त हुई है, ये भी प्रश्न आया है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। इसके अतिरिक्त जो है लेखहिया जो है नामक स्थल में सबसे ज्यादा 17 मानव स्थल प्राप्त हुए हैं, अभी हाल ही प्राप्त हुए हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, और एक बार शायद आया भी है, एग्जैक्ट मुझे निश्चित नहीं पता। देखिए 9 पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन से हैं, कोलडिहवा, महदाहा और लहुरा देव। लहुरा देव किस जनपद में है, संत कबीर नगर, ठीक है, यानी कि भदोही के। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 स्थल हैं। और लहुरा देव के बारे में एक चीज और जान लीजिए
कि लहुरा देव आज के समय पहले कोल्डिहवा माना जाता था, लेकिन आज लहुरा देव को धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त करने वाला स्थान माना जाता है। तो प्रश्न अगर अब आए तो अब लहुरा देव ऐसा स्थान है जहां धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, धान की खेती या किसी भी प्रकार के मानव कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव में मिला है, जो कि कब मिला, कब हुआ था, वो लगभग 8,000 से 9,000 से 8,000 ईसा पूर्व। ठीक है, पहले ये कुलडीवा माना जाता था जहां 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व धान खेती थी, लेकिन अब लहुरा देव माना जाता था। तो ये तीन स्थल ध्यान रखिए जो नव पाषाण काल से संबंधित है, कुलडीवा, महादहा और लहुरा देव। ठीक है, ये तीन स्थल महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिए। और इसमें वृक्ष जो ईंट है और घास फूस से बने आवास भी मिले हैं, कहाँ पे, लहुरा देव में। ठीक है, तो कृषि प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं और निवास के भी साक्ष्य मिले। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हमारे देश में एक सभ्यता हुई है जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब मनुष्य जब पत्थर का उपयोग करने के बाद धातु का उपयोग करना शुरू किया, तो सबसे पहले तांबे धातु का उसने उपयोग किया। तांबा का उपयोग सबसे पहले उसने किया और फिर इसी तांबे में टिन को मिला दिया और फिर कांसा धातु का उसने उपयोग किया। तो देखिए, भारत में अगर देखा जाए, पूरी दुनिया में ऐसा है कि पहले तांबे की सभ्यता मिली है, तब कांसे की सभ्यता मिली। लेकिन भारत में आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता कांस युगीन सभ्यता है, यानी कि वहां पर कांसे का भी प्रयोग किया जाता था। और ये जो केवल तांबे का प्रयोग करने वाली सभ्यता है, वो हड़प्पा के बाद भारत में प्राप्त हुई है। हालांकि इसमें काफी विवाद भी है, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है। केवल इतना जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ये ध्यान रखिए, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, और एक नगरीय संस्कृति है, ये ग्रामीण यहाँ कम थे, नगर काफी समृद्ध थे। अब इससे संबंधित उत्तर प्रदेश में क्या प्राप्त हुआ है, इससे संबंधित उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर नामक स्थल प्राप्त है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो इसकी खुदाई कब की गई, 1958 में की गई, यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया इसकी खुदाई। ठीक है, इसका परशुराम का खेरा भी इसके कहा जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ चित्रलिपियां भी प्राप्त हुई। आलमगीर के अतिरिक्त क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आया था, इसलिए मैंने इसको डाला भी। आलमगीर के उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल प्राप्त किए जाते हैं जो हड़प्पा संबंधित है, उसमें आलमगीरपुर सब लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो है हुलास, बड़ा गांव, मानपुर। ये ऐसे स्थान हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। और ये प्रश्न भी पूछे गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें आलमगीरपुर के साथ हुलास, बड़ागांव और मानपुर भी था। ठीक है, कैराना, मंडी गांव ये भी स्थल है, लेकिन महत्वपूर्ण 3 स्थल है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपका हड़प्पा काल जो हिस्ट्री देखिए पढ़ेंगे, ये वीडियो केवल और केवल उत्तर प्रदेश से हिस्ट्री संबंधित है। पूरा जो भारत का इतिहास है वो अलग से वीडियो बनेगा, पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर केवल उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर आपको जानना है हड़प्पा सभ्यता क्या है, कैसे है, तो ये जब वेट करिए, जब मेरा वीडियो आएगा इस पर हड़प्पा सभ्यता पर, तो मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी केवल मैं उतना बताऊंगा जितना कि उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो चीजें जानना है वो उसका वेट करिए, वीडियो आएगा। वैदिक काल के संबंध में देख लीजिए, वैदिक काल मुख्य रूप से सप्त सैंधव क्षेत्र में था। उसका क्षेत्र जो वैदिक कालीन क्षेत्र है वो सप्त सैंधव क्षेत्र था, यानी कि जो आपका पंजाब और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो आर्य लोग रहते थे। इसमें उत्तर प्रदेश में 3 मुख्य राज्य स्थित थे, एक कुरु, एक पांचाल, यहाँ पंचाल लिखा है लेकिन इसका होगा पांचाल, और काशी। उस समय भी ये उभरते हुए नगर थे। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में आता है महाजनपद का काल, और महाजनपद का काल जो है वो एक तरह से उत्तर वैदिक काल का विस्तार है। और इसका जो साक्ष्य मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। कुल 16 महाजनपद पूरे उत्तर भारत में प्राप्त होते हैं, जिसमें से 8, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी आया, उत्तर प्रदेश में कितने जनपद थे, कितने महाजनपद थे, तो 8 महाजनपद वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उसमें स्थित थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित थे। ठीक है, और ये कौन कौन से थे इसको थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं।
पहला और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जनपद था कोसल। और कोसल जो जनपद था उसका क्षेत्र जो है अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती, लखनऊ, ये जो क्षेत्र है इसी में ये कोसल राज्य स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। यहाँ के राजा कौन थे? अगर देखा जाए उस समय महाकोसला देव यहाँ के राजा थे, जिन्होंने काशी को जीत लिया था। काफी शक्तिशाली राज्य था, लेकिन अपनी पुत्री महाकोसला का विवाह मगध सम्राट बिंबिसार के साथ किया तो दहेज में काशी को दे दिया। यानी काशी को उसने जीता था, लेकिन अपनी बेटी महाकोसला देवी का विवाह मगध सम्राट बिंबिसार से किया तो काशी को दहेज में दे दिया। यानी काशी मगध का हिस्सा बन गया। बाद में प्रसेनजीत जो इन्हीं का पुत्र था, यानी कि उत्तरायण प्रसेनजीत, इसने पुनः प्राप्त करने के अभी प्राप्त किया था काशी को और जीत लिया था, लेकिन पुनः फिर इसने इस अजात शत्रु को अपनी बेटी से विवाह कर फिर से जो है दान दे दिया था। और ये जो प्रसेनजीत है इस ये जो है बुद्ध का समकालीन, ये ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न आया है कि प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन कौन कौन से हैं, उसमें एक प्रसेनजीत भी है। ठीक है। अब दूसरा महाजनपद कौन था? काशी। यहाँ का उस समय का सबसे महत्वपूर्ण जो राजा था, राजा ब्रह्मदत्त। राजा ब्रह्मदत्त कोसल के साथ इनकी लड़ाई लगातार चलती रही, जैसे ऊपर बताए हैं। कोसल के रात में विजय हुए और इसकी राजधानी जो थी वो वाराणसी थी। ठीक है। कुरु जो क्षेत्र है उसमें वर्तमान मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आता था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है। पांचाल राज्य था वो रुहेलखंड का क्षेत्र था। ये जो एक तरह से उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो इधर बिजनौर और ये सारा क्षेत्र है, रुहेलखंड का क्षेत्र है, वहां पर इसकी दो राजधानियां थी। अहिछत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी और काम्पिल्य जो है दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। सूरसेन अगला जो महाजनपद था वो सूरसेन था। और सूरसेन जो था वो कहाँ स्थित था? मथुरा के आसपास क्षेत्र स्थित था। इसकी राजधानी भी मथुरा थी। ठीक है। अगला कौन था? वत्स। वत्स क्या है? प्रयागराज के आसपास स्थित क्षेत्र था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है। वत्स काफी फेमस भी रहा है। मल्ल ये है कुशीनगर के क्षेत्र था और इसकी राजधानी दो थी, कुशीनारा और पावा। इसकी भी दो राजधानियां थी, यानी कि दो क्षेत्र के, एक पांचाल की और एक कुशीनारा का मल्ल की, इनकी दो राजधानियां थी। ठीक है। और लास्ट चेदी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में था और इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। राजधानी कौन किस क्षेत्र में था ये जरूर याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है और आता रहता है। ठीक है। अब उसी संबंध में कुछ गणराज्य भी स्थित थे। वही महाजनपद काल के समय काफी गणराज्य भी स्थित थे उत्तर प्रदेश में और गणराज्य की संख्या 7 है। इसको थोड़ा वो समझ लीजिए। काम्पिल्य के शाक्य, जहां कपिल वस्तु के शाक्य, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसकी राजधानी सिद्धार्थ नगर थी। ये सिद्धार्थ नगर के आसपास का क्षेत्र था। रामग्राम के कोली, गोरखपुर जनपद के आसपास। पिंपली वन के मोरी, गोरखपुर के आसपास। कुशीनगर के मल्ल, कुशीनगर का क्षेत्र था। पावा के मल्ल, फाजिल नगर का क्षेत्र था। सुमार गिरी के मग, ये मिर्जापुर के क्षेत्र में था। केशपुत्र के कलाम, ये गंगा यमुना द्वार के क्षेत्र में था। तो ये 7 जो गणराज्य थे, ये गणराज्य स्थित थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब समझ लेते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है वो उत्तर प्रदेश से काफी गहरे से जुड़ा है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ को ऋषिपट्टन भी कहते हैं। ऋषिपट्टन लिखा है लेकिन होता है ऋषिपत्तन। तो ऋषिपत्तन भी कहते हैं। सारनाथ ने पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। शुद्धोधन के जो पिता थे, बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो कपिल वस्तु के राजा थे। अभी मैंने आपको बताया कपिल वस्तु एक गणराज्य था। और बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, वो रामग्राम की राजकुमारी थी, ये भी एक गणराज्य था। ठीक है। तो जो बौद्ध है यानी कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो हैं वो गणराज्य से संबंधित थे, वहीं के राजकुमार थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, एक तरह से कहा जाए कि महात्मा बुद्ध का पूरा ज्यादातर कार्यस्थल उत्तर प्रदेश ही रहा है। और देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में गुजारा और सबसे ज्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में ही उन्होंने दिए।
ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ष 4 माह का वर्षा काल होता था। आज तो इतना यातायात और संचार का साधन है कि वर्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वर्षा जब होती थी तो लोग चल नहीं पाते थे। तो 4 माह का वर्षा काल जो था उसका जो सॉरी 4 माह का वर्षा काल जो था वो महात्मा बुद्ध यही व्यतीत करते थे। अंगुलीमाल नामक डाकू काफी फेमस है, जिसका महात्मा बुद्ध ने उसको सुधार दिया था। महात्मा बुद्ध ने उसे सामान्य जीवन जीने लगा था अंगुलीमाल। तो ये अंगुलीमाल ऐसा डाकू था कि सबको मारकर उसकी उंगली को काट लेता था और गले में पहनता था, ठीक है। उसको सुधारने का कार्य महात्मा बुद्ध ने किया था। जेतवान विहार जो है, जेतवाहन पूरा है, जेतवाहन विहार यह वही स्थित है, कहाँ पे, श्रावस्ती में। ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार एक क्वेश्चन और आया था कि श्रावस्ती की आकृति क्या थी, वो है अर्धचंद्राकार। ये आया था शायद कि अर्धचंद्राकार किसकी आकृति है, वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती आज काफी पिछड़ा जिला है, लेकिन बुद्ध जी के समय बहुत ही एडवांस स्थान था और वहां पर काफी महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। कौशाम्बी के राजा उदयन ने भी क्या घोषिताराम विहार भेंट किया था महात्मा बुद्ध को, ठीक है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी उसी नगर में ही हुआ, ठीक है। तो इसलिए देखिए, महात्मा बुद्ध का सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा समय ये सारा उत्तर प्रदेश में हुआ और यहाँ परिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ। और महात्मा बुद्ध के अस्थियों से 8 अवशेष महात्मा बुद्ध के अस्थियों के अवशेष से 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, जिसमें से 4 स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित। ये ध्यान रखिए, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। और 4 स्तूप कौन कौन से हैं? कपिलवस्तु, कुशीनगर, रामग्राम और पावा। देखिए चारों गणराज्य हैं, 4 के चारों गणराज्य। गणराज्य बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये सब नाम याद रहना चाहिए आप लोगों को। कपिलवस्तु, कुशीनगर, रामग्राम और पावा, ये 4 ऐसे स्थल हैं जहां महात्मा बुद्ध के अस्थि के अवशेषों से स्तूपों का निर्माण किया गया। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उनका जन्म काशी में हुआ था। तो थोड़ा बहुत जैन धर्म भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उनके जहां हुआ था उस राजा का नाम अशोक सेन था। ये ध्यान रखिए, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और वैष्णव और शैव धर्म में देखेंगे तो गाजीपुर में स्थित तो भीतरी अभिलेख है, उसमें सीधा सीधा वासुदेव कृष्ण की पूजा के लिए एक गांव में को दान दिया गया था, ऐसा उल्लेख किया गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी यहीं पर है, जो कि प्रथम शिखर युक्त मंदिर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो यह शैव और वैष्णव धर्म से भी संबंधित रहा है। अब मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण हुआ? मौर्य काल तो आप लोग पूरा पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे जो उत्तर प्रदेश बारे में जानना है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें से 2 बृहद अभिलेख, मेरठ बृहद अभिलेख और प्रयाग बृहद अभिलेख का जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे, और 3 लघु शिलालेख, 1 लघु शिलालेख और 2 लघु स्तंभ लेख कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में थे। अहरौरा का लघु शिलालेख, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, इतना सारा जो है वो उत्तर प्रदेश में था। और इन सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सारे 5 को अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बहुत सारा स्तूप का निर्माण कहा जाता है। 84 लाख स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। लेकिन जो महत्वपूर्ण अभी बचा हुआ है वो धर्मेश लिख गया कि ये स्तूप है धमेश और चौखंडी स्तूप, ये दोनों ही सारनाथ में स्थित हैं, ठीक है, जो अशोक के कार्यकाल में बना हुआ था। मौर्य उत्तर काल में कौन कौन से वंश हुए? शुंग वंश हुआ, कर्ण वंश हुआ, आंध्र सातवाहन वंश हुआ और इक्ष्वाकु वंश हुआ, ठीक है। तो उस शुंग जो हुए उन्होंने एक अयोध्याभिलेख लिखवाया था, ठीक है। और उस अयोध्याभिलेख में मिलता है कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसमें जो पुरोहित थे वो पतंजलि और महाभाष्य थे, जो कि बहुत ही विद्वान और बहुत ही प्रतिभाशाली संत थे। शकों का प्रथम आक्रमण 71 ईसा पूर्व हुआ था, जिसे राजा विक्रमादित्य ने विफल कर दिया, जो मालवा के राजा थे। इसलिए उन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। और उसी की तरह शक बाद में आए और उन्होंने उनके राजा कनिष्क ने मथुरा को अपनी राजधानी, द्वितीय राजधानी बनाया। पहला राजधानी सियालकोट थी, ठीक है। और
उसके बाद उन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया। यही दो आप भारत के संविधान में अगर देखेंगे तो विक्रम संवत का उल्लेख है, और अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है, वो शक संवत है, जो कि किसने शुरू किया था, कनिष्क ने शुरू किया था। और उसकी दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। मथुरा मूर्ति कला निर्माण का केंद्र भी बना, ठीक है, वो भी आया हुआ है। मौर्योत्तर काल में मैंने आपको बताया कण्व है, कड़वाली क्या कण्व है, सातवाहन इच्छाकु है। अच्छा, ये भी प्रश्न है, इच्छाकु वंश को और क्या कहते हैं, श्री पार्वतीय और आंध्रभृत का, आंध्रभृत नाम से भी ये जाना जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। अब आते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल में कौन से राजा ने स्थापना किया, कब स्थापित हुआ, कैसे विजय अभियान हुआ, ये सब आप पढ़ेंगे। लेकिन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है प्रयाग उत्तर प्रदेश के लिखने के लिए वो ये है, उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए वो ये है कि प्रयाग प्रशस्त का लेखन हरिसेन ने किया, जो कि प्रयाग में स्थित है, जो कि ब्राह्मी लिपि से लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई, इसलिए इसको शंकु शैली कहा जाता है। और इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने 12 आर्यावर्त के 12 राज्यों को, आठवीं यानी मध्य भारत के 18 राज्यों को, अरे और हाँ, और दक्षिण क्षेत्र के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त ने बहुत सारा विजय अभियान चलाया और उसने काफी विजय प्राप्त की, और इसीलिए उसका नेपोलियन कहा जाता है भारत में। हालांकि कहना उल्टा चाहिए, नेपोलियन को जर्मनी का क्या कहना चाहिए, सॉरी फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना चाहिए। स्कंद गुप्त ने भीतरी स्तंभ लेख, इसके पहले भी आया है, ये क्या लिख गया, कुछ गलत, भीतरी स्तंभ लेख का निर्माण कराया, इतना जाने नहीं है और ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और 2 मंदिर, यानी पहली बार जो मंदिर बने वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर है, और कानपुर से ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर है। इसका निर्माण, ये मंदिर के प्रारंभिक निर्माण है, जो कि यानी मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त काल से होती है, ठीक है। और एक है पुष्यभूति वंश, ये है हर्ष का, हर्ष जिसके शासक थे। इन्होंने पहले, इनकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में बदलकर इन्होंने कन्नौज कर ली, और कन्नौज को राजधानी बनाते ही कन्नौज काफी महत्वपूर्ण हो गया, और आप बाद में देखेंगे उस पर बहुत ही संघर्ष भी हुआ। हर्ष इसके राजा थे, और हर्षवर्धन प्रयाग और कन्नौज में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करते थे, और प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में जाकर मोक्ष परिषद का आयोजन करते थे और अपनी संपत्ति दान दे दिया करते थे, ठीक है, इतना समझ लीजिए। और ज्यादा जानने के लिए इतिहास पढ़ना होगा। कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 राज्यों में, ये प्रश्न बार बार आया है कि कन्नौज पर अधिकार के लिए किन राज्यों के बीच संघर्ष हुआ, वो कौन कौन से राज्य हैं, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। त्रिदलीय संघर्ष हुआ, जो कि 8वीं शताब्दी शुरू होकर 10वीं शताब्दी तक चला, यानी कि लगभग 200 वर्षों तक चला, और जिसमें अंत में विजय किसकी हुई, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अंत में विजय गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई। अब इसमें यह भी प्रश्न आया है कौन से राजा इस त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल थे, तो पाल वंश के राजा, याद रख लीजिए, एकदम ध्यान दे दीजिए, इसको लिख लीजिए, रट लीजिए। धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल, ये 4 ऐसे पाल हैं, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल, जिन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष के मुकाबले में भाग लिया। गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन कौन राजा, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, बहुत महत्वपूर्ण राजा था, और महेंद्रपाल, इन राजाओं ने भी भाग लिया। और राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम और कृष्ण द्वितीय, इन राजाओं ने भाग लिया। इन राजाओं का नाम याद कर लीजिए, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से थे, तो उस पर भी आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। अंत में गुर्जर प्रतिहार वंश के विजय प्राप्त हुई, और इसमें सर्वश्रेष्ठ राजा मैंने बता दिया मिहिर भोज थे। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई और धर्म का संरक्षण बना दिया, ठीक है, धर्म को। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश विशेष में रहे हैं वो 2 राजवंश रहे हैं। गढ़वाल, जो पूर्व मध्यकाल में राजपूत काल आया, एक तरह से तो कई राजपूत राजवंशों की स्थापना हुई, उसमें 2 राजवंशों की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई, और वो 2 राजवंश कौन कौन से हैं, गढ़वाल राजवंश था और चंदेल राजवंश था।
गढ़वाल राजवंश गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद 1080 ईस्वी में चंद्रदेव के द्वारा गढ़वाल राजवंश की स्थापना की गई। गोविंद चंद्र इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक जो हुआ जयचंद्र हुआ, जिसने मोहम्मद गोरी के साथ धोखा किया था। ठीक है, और जयचंद्र के जो दरबारी कवि थे श्री हर्ष थे, और जयचंद्र को 1194 में मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया चंदावर के युद्ध में और उसको मार डाला। ठीक है, ये याद रखिए। गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद बुंदेलखंड के क्षेत्र में चंदेल वंश की स्थापना हुई। ये लगभग वही 10वीं शताब्दी में हुई स्थापना इनकी भी। और खजुराहो की इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और इस वंश के प्रमुख राजा जो थे यशो वर्मा, ढंग लिखा हुआ लेकिन एग्जैक्टली उनका नाम धंगदेव था, धंगदेव विद्याधर, ये सब बड़े पराक्रमी शासक थे। इनका नाम याद रखिए, यशो वर्मा, धंगदेव और विद्याधर। इन्होंने इसमें जो धंगदेव हैं उन्हीं के शासन काल में विश्वविख्यात जो खजुराहो के मंदिर हैं उनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो धंगदेव को ऐसे लिखा जाएगा, एक मिनट में आपको बता देता हूं। धंगदेव, तो धंगदेव जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है और उनको जो है यहाँ पे धंगदेव बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं और उन्होंने ही सारे जो मंदिर हैं उनका निर्माण कराया। ठीक है, तो अब आप देखिए, इतना रहा प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास पूरा हो गया। अब हम लोग मध्यकाल के इतिहास में प्रवेश करते हैं। आप लोगों को मन हो थोड़ी देर ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद पढ़िए। मध्यकाल में देखा जाए तो गुलाम वंश के साथ 1206 ईस्वी से बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि मध्यकाल की शुरुआत होती है। देखिए, कई बार क्वेश्चन आया है कि कई बार यह प्रश्न आया है कि विभिन्न ये जो राजवंश हैं कैसे कैसे आए, उनका उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ये कई बार ऐसा प्रश्न आया है कि इसमें मिलाने के लिए आया। ठीक है, तो पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। इनका स्थान एकदम याद रखिए, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, और 1320 से 14 तक तुगलक वंश, और सैयद वंश कब से कब तक, 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश 1451 से 1526। अब आप इसमें ये बताइए, सीधा सीधा सब लिखा हुआ है, कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया और सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया। ये प्रश्न पीसीएस में आया हुआ है कि ऑर्डर लगाइए कौन वंश कितने समय तक चला, कितने समय तक शासन किया। तो आप लोग ऑर्डर लगा के कमेंट करिए कौन सा, सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ है तो जोड़ घटाना करना है। अब बहुत डिटेल में हम गुलाम वंश के, खिलजी वंश के नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर थोड़ा सा जान लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी जो 1206 ईस्वी में, ठीक है, की थी। इसे लाख बख्श नामा जाना जाता था क्योंकि बहुत उदार था। इसको मलिक की उपाधि गोरी ने दी थी, ठीक है, इसके अपने अच्छे कामों के कारण। लेकिन एक बात बता दें, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसने दिल्ली को कभी भी अपनी राजधानी नहीं बनाया। ये लाहौर में शासक रहा और ना ही अपने आप को सुल्तान घोषित किया। सुल्तान घोषित करने वाला दिल्ली का पहला शासक जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी भी बनाया वो था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश इस गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आया है कई बार कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने के पहले कहाँ का इक्तेदार था, तो बदायूं का इक्तेदार था वो। ठीक है, और इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था और गोरी का गुलाम इल्तुतमिश था। ठीक है, लेकिन बाद में ये सब फ्री हो गए थे। इसी ने सबसे पहले नियमित सिक्के जारी किए जो शुद्ध अरबी शैली में थे। चांदी के सिक्का टंका कहा जाता था और तांबे का सिक्का जीतल कहा जाता था। और इसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो काम किया वो है विश्वसनीय तुर्क सरदारों का एक दल गठित किया जिसे चालीसा या चाहगान, चालीसा कहते थे, चाहगान या चालीसा ऐसे कुछ करके कहते थे, चालीसा कहा जाता था, जिसे चालीसा कहा जाता था।
तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज तुगलक ने उत्तर प्रदेश में दो प्रसिद्ध नगर जौनपुर और फिरोजाबाद इसकी स्थापना की। ये ध्यान रखिए, तो इसने स्थापना, कई बार प्रश्न आया है कि जौनपुर की स्थापना किसने की, वो है फिरोज शाह तुगलक ने। और एक बात बताएं, जौनपुर की स्थापना किसकी याद में की गई थी, वो भी आता है जौना खान की याद में की गई थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था, जो इसके पहले शासक हुआ था। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1900 सिकंदर ने आगरा शहर की स्थापना यहाँ कर 1506 में की थी। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1506 में की थी। आगरा आगे चल के शहर बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जौनपुर भी महत्वपूर्ण होता है ये भी, और यहाँ भी साम्राज्य स्थापित होता है, और आगरा शहर में तो पूरे देश की राजधानी बनता है। ठीक है, तो इतना जान लीजिए। और अगर आपको इतिहास विस्तृत में जानना है तो आपको फिर इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जौनपुर तुम्हारे उत्तर प्रदेश के संबंध में इतना जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारा बता दूंगा डिटेल में पूरा दिल्ली सल्तनत, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में उत्तर प्रदेश के संबंध में जानने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ साम्राज्य स्थापित हुए, जैसे पूर्व मध्यकाल में दो स्थापित हुए थे राज्य, गढ़वाल वंश और चंदेल वंश, वैसे ही एक तरह से कहते हैं मध्यकाल में एक राज्य स्थापित हुआ जौनपुर, उत्तर मध्यकाल कहेंगे। मलिक यहाँ सरवर लिखा है, लेकिन उसका नाम सरवर था। ये सरवर, मलिक सरवर जो कि किन्नर था, उसने जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी सुल्तान सल्तनत, जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी सल्तनत की स्थापना की। ठीक है, और इसने जौनपुर को काफी प्रगति में लाया। जौनपुर में काफी प्रगति इसने किया। ठीक है, और इतना प्रगति किया, संस्कृति, शिक्षा, कला, संगीत, साहित्य, व्यापार आदि क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति करने के कारण जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाने लगा। बड़ा महत्वपूर्ण स्थल जौनपुर बन गया। 1448 ईस्वी में बहलोल लोधी ने क्या किया, जौनपुर को जीत लिया और सरकी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। यानी कि बहुत समय तक ये शासन नहीं चल पाया। ठीक है, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ से संबंधित थे, प्रश्न आया था एक बार। कहाँ शिक्षा प्राप्त किए, वो जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की। जौनपुर शिक्षा का बड़ा केंद्र मध्यकाल में था, और आज भी जौनपुर शिक्षा के मामले में बहुत आगे है। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन में क्या उत्तर प्रदेश संबंधित है? भक्ति आंदोलन ये कहा जाए उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संबंधित है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि वैष्णव धर्म धाम लेके धर्म का प्रचार प्रसार जो करते थे उन्हें अलवर कहा जाता है, अलवार कहा जाता था। ये प्रश्न भी आया है। जो शैव धर्म का प्रचार करते थे उसे नैनार कहा जाता था। और भक्ति आंदोलन पहले दक्षिण में शुरू हुआ, और रामानंद जी ने दक्षिण से उत्तर में भक्ति आंदोलन को लाया। और रामानंद के शिष्य जो थे, रामानुज के शिष्य थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और रामानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। ये ध्यान रखिए, प्रश्न आया है। रामानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। और उनके जो शिष्य थे वो प्रत्येक जाति बिरादरी के थे, और उसमें जैसे कबीर, रैदास, सेन, कई कवि थे जिन्होंने कई ऐसे विचारक थे, कवि थे जो इनके शिष्य थे। एक प्रश्न आता है कभी कभी, कबीर, तुलसी, वल्लभाचार्य, सूरदास आपको दे देता है, पूछता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए, कौन पहले था कौन बाद में था, इसलिए मैंने यहाँ देख दिया। सिकंदर लोदी का समकालीन कौन था? कबीर। कबीर जी किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन। ये प्रश्न भी आया हुआ है। और ये कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था? 1440 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ। ठीक है, रविदास जी का जन्म कब कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1482 ईस्वी में हुआ था, काशी में ही हुआ था। यानी रविदास, रैदास कहते हैं जिसे, रैदास और कबीर दास, ये दोनों लोग काशी संबंधित थे, और ये कबीर जी जो है वो रविदास जी से बड़े थे। ठीक है, लगभग 40-42 साल बाद पैदा हुए रविदास। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? उनके भी बाद हुआ, 1523 ईस्वी में। कहाँ हुआ? बांदा जिले में। ठीक है, राजपुर लिखा है लेकिन राजापुर गांव में। ठीक है, ये किसके समकालीन थे? अकबर और राणा प्रताप के समकालीन। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अकबर और राणा प्रताप समकालीन कौन था? तुलसीदास जी थे। ठीक है, ये प्रश्न भी आया हुआ। भक्ति आंदोलन के संत वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था।
यानी काशी से संबंधित 3 लोग हो गए, वल्लभाचार्य, रामानंद और सॉरी वल्लभाचार्य, कबीर और रैदास। रामानंद जी कहाँ से हैं? प्रयागराज से, ठीक है। और तुलसीदास कहाँ से हैं? अब बांदा जिले से, अब वो चित्रकूट में आ गए, राजापुर अब चित्रकूट में आ गया। आज देखा जाए तो चित्रकूट जिला, वो लिखना भूल गए, बांदा जिला लिख दिए, चित्रकूट जिला में है राजापुर, ठीक है। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? ये 1478 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? आगरा यमुना मार्ग आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक स्थान ग्राम में हुआ था, ठीक है। और ये अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए इनके बारे में। अब हम आते हैं मुगल काल। मुगल काल में आपको क्रोनोलॉजी आता है, ईयर आता है, आपको बता दो। सबसे पहले मुगल काल में आए बाबर। बाबर जो आए वो कब शुरू हुए? बाबर आए 1526 में भारत आक्रमण किया, और 1526 से 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। 1530 से 1540 तक हुमायूं भारत के शासक रहे, लेकिन उसके बाद शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। ये शेर शाह सूरी चौसा और कन्नौज के युद्ध में हरा दिया, और फिर शेर शाह सूरी ने यहाँ पर सत्ता संभाली और सूर वंश का शुरुआत किया। लेकिन 1555 में ही, यानी कि 15 साल में ही क्या हुआ? हुमायूं पुनः आक्रमण करके भारत को जीत लिया और फिर से मुगल वंश की स्थापना कर दी, और उसके 2 साल में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1557 ईस्वी में अकबर, 1556-57 में अकबर बनता है शासक, और 1605 तक अकबर शासक रहता है। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर शासक बना रहता है, और 1627-28 से लेकर 1600 लगभग 59 तक, 57 भी कह सकते हैं, 59 भी कह सकते हैं, विवाद उस समय चल रहा था, तो 59 तक शासक शाहजहां रहते हैं, और उसके 59 से लेकर 1707 तक औरंगजेब शासक रहते हैं। उसके बाद लगातार कई शासक आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे शासक जो थे वो काफी कमजोर निकले और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अब इन्होंने क्या किया थोड़ा बहुत जान लीजिए, पूरा विस्तार से मुगल काल तो इतिहास में पढ़ेंगे, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अकबर ने क्या किया? फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की। किसके याद में? शेख सलीम चिश्ती के आदर में। उनको इतना सम्मान करता था। इन्होंने इसी के कहने से, इसी के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र जहांगीर प्राप्त हुआ था। ये कब करवाया था? 1572 में। इसके बाद अकबर ने क्या किया? फतेहपुर सीकरी को ही अपनी राजधानी बना ली। अकबर ने उत्तर प्रदेश में आगरा और इलाहाबाद में भी किले का निर्माण कराया, ठीक है। और अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से 2 बीरबल और टोडरमल उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। बीरबल का जन्म कालपी यानी वर्तमान जालौन जनपद में हुआ था, और टोडरमल का जन्म लखनऊ के निकट सीतापुर, आज अलग जिला हुआ है, सीतापुर जिले में हुआ था, ठीक है। तो टोडरमल और बीरबल दो के दोनों क्या थे? उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, ठीक है। अब एक और राज्य स्थापित होता है उत्तर प्रदेश में, वो है अवध का राज्य, ठीक है। 1723 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल जब चल रहा था, तो उस समय बुरहान उल मुल्क, जिसे शहादत खान के नाम से जाना जाता था, बुरहान उल मुल्क उसकी उपाधि थी, अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पहले यहाँ का सरदार बना, बाद में स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसके बाद 2-3 शासक हुए यहाँ पर, सफदर जंग, उसके बाद सुजाउद्दौला, और सुजाउद्दौला ने क्या किया? सुजाउद्दौला के बाद असफुद्दौला, असफुद्दौला के बाद ने क्या किया? एक बड़ा काम किया, फैजाबाद से हटाकर लखनऊ को राजधानी बना दिया। यानी कि असफुद्दौला के पहले अवध की राजधानी लखनऊ नहीं होकर फैजाबाद थी, जिसे असफुद्दौला ने लखनऊ कर दिया। ये याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और आया है, वो चूंकि अवध का जो वंश है वो उत्तर प्रदेश संबंधित है, इसलिए इसके शासक भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखना, कौन पहले कौन बाद में हुआ। सबसे पहले सादत खान, ठीक है, फिर सफदर जंग, फिर सुजाउद्दौला, फिर असफुद्दौला, और फिर सबसे अंतिम शासक जो था वाजिद अली शाह, जिसके बाद कुशासन के आरोप में 1856 में डलहौजी ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने इसको मिला लिया। और वहाँ जो आप देखेंगे जो दरवाजा है, और इमाम बाड़ा जो बना हुआ है, उसको असफुद्दौला ने ही बनवाया था, ठीक है।
अब देखिए जो 1757 यानी 18वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में लगभग अराजकता की स्थिति थी और कई राज्य काम कर रहे थे। ये जो अवध क्षेत्र है इसमें तो जो ये अवध क्षेत्र के नवाब है ये शासन कर रहे थे, ठीक है। और मेरठ तथा द्वाब, यहाँ द्वारा लिख गया, द्वाब क्षेत्र यानी रुहेलखंड में रुहेला वंश स्थापित था और रुहेला वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक रहमत खां था, उसका शासन चल रहा था, ठीक है। बरेली और मेरठ के उत्तर भाग में पठान सरदार नजीब खान का शासन चल रहा था। ये सब 1750 के आसपास के शासक हैं, ठीक है। और मध्य द्वाब में, द्वारा लिखा द्वाब है, फर्रुखाबाद के पास नवाब का शासन स्थापित था, ठीक है। तो नहीं, फर्रुखाबाद, मेरठ और बरेली, रुहेलखंड, अवध और इसके साथ साथ एक बुंदेलखंड भी, आप देखिए बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ये इतने 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश विभाजित था। कब? 1750 के आसपास। उसके बाद फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने 1750 से लेकर 1850 के आसपास ये ऐसे विभाजन रहा। और बुंदेलखंड में किसी राज्य की स्थापना नहीं थी क्योंकि वहां पर मराठों का राज्य चल रहा था, ठीक है। तो बुंदेलखंड में मराठे थे और जगह इनका राज्य था। इसमें आप देखेंगे जो रुहेलखंड के ये शासक रहमत खान है, इन्होंने साथ दिया था पानीपत के युद्ध में, उनका अफगानियों का साथ दिया था, ठीक है, मराठा के खिलाफ। तो ये राजवंश थे, इनको ध्यान रखिएगा, इनका नाम ध्यान रखिएगा, रहमत खान, नजीब खान। और फर्रुखाबाद, ये सारा राज्य जो है वो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने सब जगह कब्जा कर लिया। अब उत्तर प्रदेश, जो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है, जो आज हम जिस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उसका नामकरण, उसका अलग से प्रेसिडेंसी या अलग से पूरा उसका राज्य स्थापित करने की शुरुआत शुरू होती है 1833 से। 1833 ईस्वी में सबसे पहले इसको आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया, ठीक है, आगरा प्रेसिडेंसी। पहले तो केवल पूरा बंगाल था ही प्रेसिडेंसी, ज्यादा था नहीं, अंग्रेजों के पकड़ में बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन 1820 तक, जब 1818 में जब तीसरे या चौथे मराठा युद्ध के बाद, तीसरा ही तो 1782 के आसपास हुआ था, फिर 1805 था तीसरा मराठा युद्ध। तो तीसरे मराठे युद्ध के बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो उन्होंने क्या किया, आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की। उसके बाद 2 ही साल में इसको 34 में स्थापित हुआ था और 36 में इसको खत्म कर दिया। उसके स्थान पर एक अलग प्रांत बना दिया और वो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से एक नया प्रांत बना, ठीक है। फिर 1877 में इसी उत्तर पश्चिम प्रांत को उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया, क्योंकि आप जान रहे हैं अवध का विलय भी हो गया था, तब तक 1856 में हो गया था, ठीक है। फिर 1902 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया और 1937 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत केवल कर दिया गया। और 1950 में 1950 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया गया और इसीलिए 24 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 राजधानियां इस प्रदेश की रही। 1836 में जब ये राज्य बना तो आगरा इसकी राजधानी थी, 1858 तक चला। फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद इसकी राजधानी रही और 1921 से आज तक जो है राजधानी हमारी ये लखनऊ है, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केंद्रित, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्तर प्रदेश था इस क्रांति। इस क्रांति की योजना ही कानपुर के बिठूर में नाना साहब ने बनाई थी, ऐसा माना जाता है। और क्रांति की शुरुआत सबसे पहले मंगल पांडे ने की। मंगल पांडे बलिया के निवासी थे। ये कहां पर पोस्टेड थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये नाम याद रखेगा क्योंकि एक क्वेश्चन आया है। 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, बलिया के निवासी थे। कहां के निवासी थे, ये भी प्रश्न आया था। बलिया के निवासी थे और ये बैरकपुर छावनी था। छावनी बैरकपुर सब लोग जानते थे, यहाँ क्वेश्चन कम आया था। अब किस दिन ऐसा शुरू हुआ था, 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को अपने रेजिमेंट मेजर पर उन्होंने गोली मार दी और क्रांति की शुरुआत की। उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, लेकिन उन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। और में लिखा है 10 मई को, यहाँ में मई होना चाहिए, मेरठ के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया। मेरठ के सैनिक यानी मेरठ से ही विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है। तो मेरठ से विद्रोह पूरा 1857 क्रांति का शुरू हुआ
और ये विद्रोह धीरे धीरे लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज में फैल गया। अब इसमें कौन कौन से लोग प्रमुख रूप से इन्वॉल्व थे उनका नाम सॉरी, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे उनका नाम आप लोग समझ लीजिए। कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहेब थे। तात्या टोपे बाद में झांसी में भी चले गए थे, झांसी की रानी का भी साथ दिया था इन्होंने। झांसी में झांसी की रानी विद्रोह, लक्ष्मीबाई विद्रोह कर रही थी। अवध की रानी बेगम हजरत महल विद्रोह में शामिल थी। ठीक है। बरेली में कौन था? बरेली में था खान बहादुर खान, विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। प्रयागराज में मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह कर रहे थे। मथुरा में देवी सिंह कर रहे थे। गोरखपुर में गजाधर सिंह कर रहे थे। ये सारे नाम याद रखिए कौन किस शहर में 1857 की क्रांति का कार्य कर रहा था। ठीक है। तो इतना 1857 की क्रांति के लिए आप उत्तर देश से संबंधित चीजें जान लीजिए। अब क्रांति क्यों हुई, कैसे फैली, ये सब चीज जानने के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और इतिहास पढ़ लेंगे तो वो चीजें आ जाएंगी, और इतिहास का बैच में लाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है। अब किसान आंदोलन थोड़ा जान लीजिए। मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, तीनों नाम याद रखिए। इन्होंने ही मिलकर 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था। कब? 1918 में। और इसमें और लोग कौन कौन शामिल थे? झिंगुरी पाल सिंह, दुर्गा पाल, बाबा रामचंद्र इसी सभा में शामिल थे। और ये सब प्रेरणादायी थे। ये सारे मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, ये सब क्या थे? प्रेरणा स्रोत थे। और मुख्य कार्यकर्ता बाबा रामचंद्र थे। ठीक है। और इसका प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर इसका केंद्र था। ये प्रश्न भी आ चुका है, इसका केंद्र कौन कौन सा स्थान था? प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर। ऐसा प्रतापगढ़ उसमें ऑप्शन में था। ठीक है। इसके बाबा रामचंद्र पर पूरा मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। इंद्र नारायण द्विवेदी पर क्वेश्चन आ चुका है, पीसीएस में कौन से थे। ठीक है। तो ये पीसीएस स्पेशल क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखिए। ठीक है। बाबा रामचंद्र जी ने बाद में क्या किया? अवध किसान सभा का गठन किया, क्योंकि इनसे अनबन हो गई थी, थोड़ा से वाद विवाद हो गया था, तो उन्होंने अलग गठन कर दिया, और ये बड़े क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है। एक आंदोलन लिखा है, ये एका आंदोलन है। एका आंदोलन, ये लग्न लिखा है लेकिन लगान है। लगान में अत्यधिक वृद्धि और वसूली में, सारा नॉर्मल इतिहास यही होता है। इसमें नाम याद रखिए, मदारी पासी और सहदेव, ये दो नाम याद रखिएगा। इनके नेतृत्व में कहां पर? सीतापुर, हरदोई और बहराइच, ये स्थान भी याद रखिएगा। सीतापुर, हरदोई और बहराइच में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1920 में। ठीक है। याद रखिए एका आंदोलन, एक नहीं, एका आंदोलन। ठीक है। एक और इसी किसान में ही अखिल भारतीय किसान सभा, इसका भी गठन अप्रैल 1936 में लखनऊ में ही हुआ था। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है। और ये कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान हुआ था। ये भी प्रश्न आया है। ठीक है, लिखा हुआ प्रश्न आया। और इसके पहले अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती थे और महासचिव एनजी रंगा जी थे। ठीक है। ये महासचिव और अध्यक्ष, इस पर भी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। 1800, अच्छा, ये कुछ आंदोलन क्या नाम था? देवबंद आंदोलन, नाम लिखना भूल गया। देवबंद आंदोलन 1866-67 में सहारनपुर के देवबंद में, ये नाम याद रखिए, स्थान याद रखिए। सहारनपुर के देवबंद में मोहम्मद कासिम नानावती, ठीक है, ननावती होता है, ननावती होता है, ये थोड़ा गलत लिख गया है। और रशीद अहमद गंगोई, ये दो नाम याद रखिए। इन्होंने एक देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया। और देवबंद आंदोलन एक तरह से कंजर्वेटिव आंदोलन था, जो मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा से बाहर कर किस पर? मदरसे में भेजने का समर्थक था। जो चाहता था कुरान और हदीस पढ़ाया जाए, पश्चिमी शिक्षा का ये विरोध करता था। ठीक है। जो अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ था, उस अलीगढ़ आंदोलन का ये विरोध कर रहा था। ठीक है। 1861 में शिव दयाल सिंह साहब ने आगरा में राधा स्वामी मठ की स्थापना की। ये प्रश्न आ चुका है राधा स्वामी मठ पर। तो राधा स्वामी मठ की स्थापना की। ये हिंदू और सिख दोनों का सुधार आंदोलन था, इसको भी याद रखिएगा, शिव दयाल सिंह साहब। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन को सर सैयद अहमद खान ने शुरुआत किया था, ये सबको पता है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है। याद रखिएगा इन सब चीजों को। अब कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो मुंबई में हुआ था, लेकिन चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ठीक है। अब कितने आंदोलन टोटल उत्तर प्रदेश में हुए हैं वो जान लीजिए। 1888 में इलाहाबाद में आंदोलन हुआ, सॉरी, कि कुल कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं कांग्रेस के, वो याद रखना जरूरी है। सबसे पहला 1888 में इलाहाबाद में
अधिवेशन हुआ, 1899 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ, 1910 में इलाहाबाद में फिर से अधिवेशन हुआ, और 1916 में लखनऊ में फिर से अधिवेशन हुआ, 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, 1937 में लखनऊ फिर से अधिवेशन हुआ। तो देखा जाए तो लखनऊ 1, 2 और 3 बार लखनऊ में हुआ, और 1 और 2 बार इलाहाबाद में हुआ। 1888 और 1910 2 बार इलाहाबाद में, 3 बार 1899, 1916 और 1937। ठीक है, 3 बार कहाँ लखनऊ में हुआ। और ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार अधिवेशन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें 5 तो 2 ही शहरों में हुआ था, 3 बार लखनऊ और 2 बार प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा कहाँ हुआ था, एक अधिवेशन बनारस में हुआ था, एक अधिवेशन कानपुर में हुआ था, एक अधिवेशन मेरठ में हुआ था। 5 3 8, यानी उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में अधिवेशन हुआ कोई पूछे तो 5 शहरों में अधिवेशन हुआ था। 5 शहरों में, 1 2 3 4 और 5, यानी बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और मेरठ, 5 शहरों में 8 अधिवेशन हुआ था, जिसमें एक शहर में 3, एक शहर में 2 अधिवेशन हुआ था। 3 अधिवेशन लखनऊ में, 2 अधिवेशन इलाहाबाद में हुए थे। ठीक है, एक अधिवेशन मेरठ, कानपुर और बनारस में हुआ। ठीक है, और इसमें कौन कब अध्यक्ष था उसको भी याद रखिए। 1888 में इलाहाबाद में जब हुआ तो जॉर्ज यूल, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, वो बने अध्यक्ष। 1899 आरसी दत्त अध्यक्ष थे। ठीक है, 2 बार लिख गया है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 1910 में सर विलियम वेडरबर्न, ये वेदर नहीं वेडरबर्न है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो सम्मेलन था, खैर ये भी सम्मेलन महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर नरम दल और गरम दल का जंग चल रही थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन 1916 का था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। इसी में नरम दल और गरम दल एक हुए थे, और मुस्लिम और कांग्रेस का भी एक तरह से एक समझौता हुआ था। ठीक है, 1925 में सरोजिनी नायडू जी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में थी, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजिनी नायडू हुई थी। ठीक है, लखनऊ में की अध्यक्षता कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और 46 में किसने अध्यक्षता किया था, आचार्य कृपलानी ने किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। आजादी के पहले अंतिम अधिवेशन यही था जो मेरठ में हुआ था। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात है कि देखिए आंदोलन लगातार बहुत सारे हुए, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है चौरी चौरा घटना की, वो भी उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसके बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया। समन्वय आंदोलन में भी यहाँ के लोगों ने काफी भाग लिया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे आंदोलन जो हुए सब में भाग लिया, मजदूर के आंदोलन सब में भाग लिया, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे उतना नहीं लगा, प्रश्न वहां से नहीं आए तो इसलिए मैंने उसको नहीं बताया है। और उत्तर जब भारत के इतिहास पढ़ाएंगे तो उसको सारा अच्छे से बताएंगे। यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, बलिया में चित्तू पांडे ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इसको जान लीजिए, इसने किया था, क्वेश्चन भी आया हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है वो भारत के इतिहास से मिला हुआ है, भारत के इतिहास से आए हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ 2-4 आंकड़े छूट गए हों, अन्यथा उत्तर प्रदेश में इससे बाहर के क्वेश्चन शायद ही आए, अभी तक तो नहीं आया। अब कोई बाहर से कोई बहुत अलग क्वेश्चन बना ले तो कोई बात अलग है। हमारा जो एनालिसिस होता है वो पीवाईक्यू पर होता है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए उसी पर हम लोग आधारित होते हैं। अगर वो पीवाईक्यू से बहुत अलग प्रश्न पूछ लेता है तो फिर वो हमारे बाहर हो जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि जो प्रश्न आए वो एकदम बाहर चला जाए, नॉर्मल ही प्रश्न आते हैं। और जो ये वीडियो है, इस पूरे वीडियो को अगर आप लोगों ने पढ़ा है, समझा है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और जरूर आपकी ये सहायता करेगा। ठीक है, और अंतिम में आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको जो भी लगे, जो भी समस्या लगी हो या जो चीज़ और समझना हो वो चीज़ें कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये हमारा प्रयास है कि आप लोगों को तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग कर पाएँ। धन्यवाद।